आज की क्लास में हम सेक्शन 61 देखेंगे कि डोनेशंस पे टैक्स क्रेडिट कैसे वर्कआउट होता है। और उसके बाद हम फिर एक इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। ये एक केस स्टडी मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें तमाम चीज़ों को मैंने कवर किया है। और उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लेंगे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग करते हैं कि अगर मैंने ज़कात दी है तो क्या टैक्स क्रेडिट मिलेगा या ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस है, ये क्लियर हो जाएगा। और डोनेशंस किस तरह देनी चाहिए, कैश से क्या एक्सेप्टेबल है या क्रॉस से एक्सेप्टेबल है, और किन किन को हम दे सकते हैं, और इसकी कैलकुलेशन का क्या तरीका है। तो आज के सेशन में हम टैक्स क्रेडिट्स की बात करेंगे, और टैक्स क्रेडिट भी कौन सा, जो कि चैरिटेबल डोनेशंस पे हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। चलिए आइए हम सेक्शन नंबर 61 पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1। अ पर्सन, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म और कंपनी। अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड और एनी प्रॉपर्टी गिवन। तो एक पर्सन इंटाइटल्ड होगा, यानी उसे मुयस्सर होगा टैक्स क्रेडिट, किस चीज के लिए? सम पेड, या वो कुछ कैश रकम दे देता है, या एनी प्रॉपर्टी गिवन, या वो कोई प्रॉपर्टी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई मशीन है, आप उठाकर मशीन दे देते हैं, आप घर दे देते हैं। तो अदर देन कैश आप कोई चीज डोनेट कर देते हैं किसी हॉस्पिटल वगैरह को, बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर एज अ डोनेशन। तो एक टैक्स ईयर के लिए जो आप डोनेशन दे रहे हैं, कैश या अदर देन कैश, या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन, ये अगर आप दे रहे हैं, यहाँ तक का खुलासा क्या है, अगर आप किसी एक टैक्स ईयर के दौरान कैश दे रहे हैं या अदर देन कैश दे रहे हैं, तो उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसके टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा कब? जब आप अपनी ये कंट्रीब्यूशंस किसको देंगे? 4 लोगों को देंगे। अगर आप इन 4 लोगों को देंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और फिर उसके देने का कुछ तरीकाकार है जो आगे आ रहा है। तो इसको हम यूं कहेंगे कि आप जो कंट्रीब्यूशंस करेंगे इन 4 लोगों को और क्रॉस चेक से करेंगे, तो आपको उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इन दोनों को हम ये कह सकते हैं कि सरकारी सतह पर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो एजुकेशनल इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, और ये तमाम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन कर रही है, इसको अगर आप डोनेशन देंगे तो वो टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। क्लियर है ये बात? जी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या है? एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम देख लेते हैं, इसकी एक डेफिनेशन है। यानी अगर आप इसको, हम एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एनपीओ को डोनेशन देंगे तो भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन एनपीओ कौन होती हैं? इसका सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का सेक्शन है, इसके क्लॉज 36 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। कौन कौन लोग हैं ये? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मींस एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो कहता है मैं एनपीओ हूं, और आप उसे डोनेशन दे रहे हैं, तो वो इस क्राइटेरिया पे नहीं आएगी, इस क्राइटेरिया से बाहर है। तो एनपीओज जो है नॉर्मली ट्रस्ट होती हैं और कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं हो सकती। अच्छा, विच इज किस पर्पस के लिए बना गया है? वो बना गया है मजहबी, तालीमी, खैराती और वेलफेयर पर्पस ऑफ यानी जनरल पब्लिक के लिए बना है, कि उनमें क्या करे, प्रमोट करे स्पोर्ट्स को, मजहबी बातों को, अ, तालीमी बातों को, खैराती काम करे, फलाह और बहबूद के काम करे। तो ये एनपीओ इदारा कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्राइटेरिया, ये वो कानून के तहत मारिज वजूद में आया हो, ट्रस्ट एक्ट के तहत आया हो, कंपनीज एक्ट के तहत आया हो, या और जो भी प्रोविंशियल लेवल पे अब लॉज आ गए हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं, जैसे सिंध चैरिटी एक्ट है वगैरह वगैरह, कानून के तहत बना हो। और फर्दर ये बनने के बाद अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑन एन एप्लीकेशन मेड फला फला फला, इसका इसके रूल्स हैं। आई थिंक 212 से लेकर 219 तक हैं। जब आप, लेट सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आज हम सब लोग मिलके एक खैराती इदारा बनाना चाहते हैं, वेलफेयर इदारा बनाना चाहते हैं। हमने उनका नाम रख दिया एबीसी फाउंडेशन।
हम सब उसके मेंबर हो जाएंगे। हमने कहा चलें जी एसईसीपी के सेक्शन, कंपनी लॉ के सेक्शन 42 को लेते हैं और एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हम पहले एसईसीपी से लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। इसके बाद हम कमिश्नर के पास जाएंगे, एफबीआर के पास, उसे कहेंगे कि देखें जी हमें लाइसेंस भी मिल गया, हमने कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर ली, एसएससीपी ने हमें करके दे दी, तो लिहाजा अब आप भी हमें एनपीओ मान लीजिए और हमें एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट का नाम होता है अप्रूवल अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 36 क्लॉज होता है। इसका हमें रेफरेंस देते हैं, इस रेफरेंस में हमें अप्रूवल दे देते हैं, और वो अप्रूवल इनिशियली 3 साल की मिलती है और फिर हर 3 साल के बाद वो रिन्यू होती जाती है। लेकिन एफबीआर का सिस्टम ऐसा है कि वो हर 1 साल के लिए देता है, हर 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद उसको देता रहता है। और 3 साल के बाद जो है फिर इसकी इवेल्युएशन भी होती है थर्ड पार्टी से, एफबीआर उसको देखता भी है। तो ये एनपीओ की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप किसी एनपीओ को पैसे दे देते हैं, अब एनपीओ की एग्जांपल आप देखें, शौकत खाना में एक एनपीओ है। अच्छा पहले एक और चीज जोड़ लूं फिर आगे चलते हैं। और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा कोई और ऐसा आदमी जो कि सेक्शन 100C के अंदर टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा, तो वो भी इसमें आ जाता है। 100C में कुछ लोगों का जिक्र किया गया है, उनको क्या होता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है पूरा। क्या मतलब, मैं भी 100C में नहीं जा रहा, 100C हम सेपरेटली देख लेंगे। मिसाल के तौर पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका टैक्स आया लेट्स सपोज 100 रुपए का। तो 100C ये कहता है आप 100 रुपए टैक्स वर्कआउट करेंगे और आपको 100 रुपए का ही टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप कुछ कंडीशन मीट कर लेते हैं। तो उन लोगों को भी अगर आप देते हैं डोनेशन तो आपको उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फिर ये कि वो एंटिटीज और इदारे और फंड्स मेंशन इन 13 शेड्यूल। अब 13 शेड्यूल क्या है इसको देख लेते हैं। यानी 13 नंबर स्केड्यूल में जिन इदारों का नाम लिखा है, अगर आप उनको भी डोनेशन देंगे तो भी ये डोनेशन एलिजिबल है फॉर टैक्स क्रेडिट। इतने में अभी ये सर्च पे टाइम लगा रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से सेक्शन नंबर 61 में ये बात स्टार्ट की गई कि अगर आप पर एक पर्सन है आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप कुछ भी कैश या नॉन कैश आइटम दे देते हैं। किन लोगों को, इन 4 लोगों को। पहले दो के अंदर कौन है, पहले दो के अंदर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कायम करदा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इदारे, हॉस्पिटल और रिलीफ फंड्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्लॉज सी के अंदर वो एनपीओ हैं जिन्हें कमिश्नर से अप्रूवल मिला होता है सेक्शन 2 क्लॉज 36 में, और वो इदारे हैं जिन्हें 100C में फुल टैक्स क्रेडिट मिलता है। और थर्ड वो लोग हैं जो 13 स्केड्यूल में आते हैं। अगर इन 4 लोगों को आप डोनेशन दे देते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और 13 को हम देख लेते हैं। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, ये बहुत स्लो सर्च कर रहा है ऑर्डिनेंस। चले आता है तो हम देख लेते हैं उसको। वहां पर कुछ इदारों की लिस्टिंग हुई हुई है। चल आगे कैसे चलें, दिमाग में तो वही अटका रहेगा। चलें, ये आ गया देखें। और ये है सेक्शन, ये है और ये है 13 स्केजुअल सेक्शन 61। ये इसलिए रेफर किया हुआ है इसने क्योंकि वहां लिखा था। आप देखें, ये सिटीजन फाउंडेशन टीसीएफ, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस हैं वगैरह वगैरह। यहाँ जो जो लोग आ रहे हैं अगर आप इनको भी डोनेशन देते हैं तो इस पर भी टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। तो ये मैंने इसको एक समरी के तौर पे आपको सेक्शन 61 बयान कर दिया। अब सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि टैक्स क्रेडिट वर्कआउट कैसे करना है। टैक्स क्रेडिट ऐसे वर्कआउट करना है कि ये एक फॉर्मूला गिवन है, ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई सी। ए क्या है, अच्छा ये अभी क्योंकि मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा तो उससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ए क्या है, ए वो अमाउंट है टैक्सेबल इनकम पे जो आपका टैक्स वर्कआउट होगा बिफोर टैक्स क्रेडिट। ए का मतलब है टैक्स, टैक्स जो वर्कआउट हुआ आपकी टैक्सेबल इनकम पे, ठीक है। और बी क्या है, आपकी टैक्सेबल इनकम है। लेट्स से आपकी 100 रुपए की टैक्सेबल इनकम है, उस पर 10 रुपए अगर टैक्स आया है तो 10 रुपए ए है और 100 रुपए बी है। और सी क्या है, सी में दो अमाउंट्स का लेसर लेना है आपने। वो क्या है, जो आपने एक्चुअल अमाउंट दिया है डोनेशन का वो ले लीजिए,
या जो अदर देन कैश आइटम आपने दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। तो लेट्स से आपने 3 लाख रुपए दिए हैं, तो आप ए में 3 लाख रुपए ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसको किससे कंपेयर करना है? अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपनी टैक्सेबल इनकम का 30% ले लीजिएगा। अगर आपकी 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम है तो आपकी डोनेशन 30% ले लें, 3 लाख रुपए। और आपने अगर डोनेशन दी है 4 लाख रुपए तो आपका 1 लाख जाया हो गया, टैक्स क्रेडिट आपको 3 लाख पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एओपी के केस में 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम की सीलिंग है, और कंपनी के केस में 20% की सीलिंग है। तो इसकी एग्जांपल यूं है, लेट्स से आपने 10 लाख की टैक्सेबल इनकम है तो आपका अगर आपकी कंपनी है तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने डोनेशन ही एक एक लाख रुपए दिए तो आपको 1 लाख में मिलेगा, क्योंकि लेसर ऑफ की बात हो रही है। तो टैक्स क्रेडिट इस तरह से वर्कआउट होता है। आगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल होगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो परसेंटेजेस हैं 30% और 20%, ये रिड्यूस हो जाती हैं। इसको डिवाइड कर दें 2 से, 30 को 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और कंपनी के केस में 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये क्यों ऐसा होता है? बाजूका ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या करती हैं, सेम सेट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अपनी ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, ग्रुप से सारे पैसे वहां डालते हैं और वहां से फलाही और खैराती काम कर रहे होते हैं, और वो अप्रूव्ड इदारा होता है। तो यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अगर आप जो डोनेशन दे रहे हैं एज अ डोनर, उन लोगों को दे रहे हैं जो कि एक एसोसिएटेड कंपनी है डोनर की, यानी एसोसिएट, सिर्फ यहाँ एसोसिएट लिखा हुआ है, यानी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेट ऑफ डायरेक्टर एक ही हैं, तो उस सूरत में जो टैक्सेबल इनकम की परसेंटेज आपने वर्कआउट की थी टैक्स क्रेडिट के लिए, 30% और 20%, वो रिड्यूस हो जाती है 50% से। उसके बाद मजीद ये कि अगर आपने डोनेशन में कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो उसकी जाहिर है प्रॉपर्टी की तो कैश वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? एक रूल है, रूल 228, उसका है क्लॉज 4, वैल्यू ऑफ डोनेशन अदर देन कैश इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद रूल 228(4) ऑफ इनकम टैक्स रूल। अब इस रूल के अंदर कुछ तफसीलात गिवन है, वो हम यहाँ कवर नहीं कर रहे, आप रूल 228 देख लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन कुछ हो, प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रहा हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू तो आप सेक्शन 68 वाली ले लेंगे, सेक्शन 68 में आपको पढ़ा चुका हूँ। और अदर देन कोई और प्रॉपर्टी, कोई और चीज होती है ना, गाड़ी है, कोई मशीन है, कोई यूज्ड कार है, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? उसका तरीका 228 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि आप कैसे वर्कआउट करेंगे। अच्छा, सबसेक्शन 4 क्या है? यहाँ सिर्फ ये बात की गई है कि आप जो डोनेशन देंगे आप क्रॉस चेक से देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन नंबर 61 की एक छोटी सी समरी है, इसको मैं रिकैप कर देता हूं। अब तक की बात यह है, आप अगर 4 लोगों को क्रॉस चेक से पेमेंट करेंगे तो आपको उस डोनेशन की पेमेंट पर आपको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यहां तक बस ये बात हो गई, खुलासा इस बात का ये है। उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे वर्कआउट होगी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, मिस्टर अशरफ ने ये डोनेशंस की हैं। देखिए, 20 लाख रुपए की डोनेशन की है रिलीफ फंड को, जो कोई सरकारी था। तो क्या ये एलिजिबल डोनेशन है? यस, ये एलिजिबल डोनेशन है, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मैं सवाल लेता हूँ असद अभी आपका। अच्छा, पर्सनल कार थी मेरी, मैंने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दी है, ठीक है, मुझे इस पे भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और कार मैंने 4 साल पहले खरीदी थी 8 लाख रुपए की। तो रूल 228(4) का मैंने थोड़ा सा यहाँ आपको आइडिया दिया है, फ्लेवर दिया है, ताकि आसानी रहे पढ़ाई में भी। आज अगर मैं गाड़ी बेचने जाता हूँ तो मुझे 6 लाख की उसकी वैल्यू मिल रही है, मैंने 4 साल पहले खरीदी थी। तो रूल ये कहता है कि भाई 10% के हिसाब से 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालो। कैसे निकलेगा? 8 लाख रुपए है ना, 8 लाख का 10, ये देखें, ये यहाँ 8 मिस हो गया, यहाँ आप 8 लिख लीजिएगा, ये 000, ये यहाँ 8 रह गया। आप क्या करें, 8 लाख का 10% निकालें, 8 लाख का 10% 80,000 आया। 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3,20,000 आया। तो 8 लाख रुपए जो कॉस्ट थी उसमें से डेप्रिसिएशन 4 साल का 3,20,000 निकाला, तो 4,80,000 रुपए ये आपकी इलिजिबल अमाउंट है फॉर टैक्स क्रेडिट। और ये वर्किंग बनी है 228(4) के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेडिसिन दे दिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को जो अनअप्रूव्ड था, तो इस पे आपको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए की आपने खरीद के दे दी।
आपने डोनेशन वॉज पेड बाय मिस्टर अशरफ 1,10,000 की टू प्राइवेट अप्रूव्ड चैरिटेबल हॉस्पिटल इन कैश। अब कैश में दी है तो क्या इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्रॉस चेक से देना चाहिए था। गवर्नमेंट के अस्पताल को कैश से डोनेशन दे दी, क्या इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉस चेक से नहीं दी। जक़ात रिलेटिव्स को दे दी, अपने खानदान वालों को जक़ात कैश से दे दी या क्रॉस चेक से दे दी, क्या इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा नॉन प्रॉफिट इदारे के अंदर, वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता। तो यहाँ आप जक़ात दें कैश से दें, अच्छा ये डिडक्टेबल अलाउंस भी इस पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप जी पे आ जाते हैं। अब जक़ात दी SIUT को 1 लाख की क्रॉस चेक से, तो क्या होगा? इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। डिडक्टेबल अलाउंस जक़ात वो होती है जो आप सरकार के खजाने में जक़ात अकाउंट में जमा करा देते हैं, जैसे कि आपकी जक़ात डिडक्ट हो जाती है और सरकारी खजाने में रमजान में जमा हो जाती है जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत। लेकिन अगर आप जक़ात का चेक काट के SIUT को दे रहे हैं तो नहीं नहीं, SIUT को आप जक़ात का चेक दे रहे हैं, 13 स्केड्यूल में SIUT आ रहा है, एलिजिबल तो है, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि 8 मिलियन रुपये टैक्सेबल, 8 मिलियन की टैक्सेबल इनकम है मिस्टर अशरफ की, देखते हैं कि इस पे क्या टैक्स वर्कआउट होगा। ये देखिए 8 मिलियन की सैलरी थी इसकी, डिडक्टेबल अलाउंस कुछ भी नहीं था, 8 मिलियन की टैक्सेबल इनकम है। और क्योंकि सैलरीड क्लास है तो 8 मिलियन का टैक्स स्लैब हमने 2024 का ले लिया। आप देख लीजिएगा टेबल 1 से, फर्स्ट कैजुअल डिवीजन 1, इस पे हम काम कर चुके हैं। 6 मिलियन पे टैक्स आता है 10,95,000, और 2 लाख पे आएगा 35%, 7 लाख, तो टोटल टैक्स वर्कआउट हुआ 17,95,000 रुपए का। अब देखें, हमने सबसे पहले ये दो फिगर्स निकालनी कि हमने एक्चुअल डोनेशंस कितनी दी हैं जो एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट है। 2 मिलियन एक है, गाड़ी दी थी 4,80,000 वो है, और 1 लाख और है। तो टोटल हमें 25,80,000 रुपए की एक वैल्यू हमारी वर्कआउट हो गई कि ये हमने हमारी एक्चुअल पेमेंट्स हैं या कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इसलिए निकाला क्योंकि इंडिविजुअल है, तो 80 लाख का 30% कितना आया? 24 लाख। तो इन दोनों का लोअर क्या है? 24 लाख है, तो हमने लिखा 24 लाख को ऊपर रखा, इसको डिवाइड कर दिया हमने, बल्कि आप यूं करेंगे, टैक्स को हमने ऊपर लिया 17,95,000 को, और डी न्यूमिनेटर में हमने लिया 80 लाख, तो 17,95,000 को 80 लाख से मल्टीप्लाई किया तो आपका एवरेज टैक्स रेट आ गया। उस एवरेज टैक्स रेट से आपने 24 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया लोअर वैल्यू को, तो आपकी वैल्यू आ गई 5,38,500। अब 17 लाख रुपए में से 538 माइनस हो जाएगा, और आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी 12,56,000 की आएगी, और ये आपका टैक्स क्रेडिट के बाद का टैक्स आ गया। इसको आपकी रिटर्न कहती है टैक्स चार्जेबल, इसको आपकी रिटर्न कहती है नॉर्मल टैक्स, इसको आपकी रिटर्न IRS का फॉर्म कहता है टैक्स क्रेडिट। तो इस तरह से आपकी रिटर्न की वर्किंग होती है। तो आज का ये सेक्शन नंबर 61 डोनेशंस पे हमने बात कर ली। अब आप लोगों के जो सवालात हैं कर लीजिए। जित भाई, ये जो क्रॉस चेक की रेस्ट्रिक्शन है, ये इन द स्ट्रिक्ट सेंस है या बैंकिंग चैनल से किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो जाए तो वो एलिजिबल है यार क्रेडिट के लिए? लॉ के अंदर ये आपका सवाल अच्छा है। देखो लॉ के अंदर ये लिख देते ना, यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है पेड बाय क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक। इसका हम ये कह सकते हैं लॉ का पर्पस ये है कि ट्रैक रहे डोनेशन कौन दे रहा है क्या है। आप देखेंगे बैंक्स के अंदर भी आगा खान और SIUT और शौकत खानम के नाम लिखे होते हैं, तो वो तो ऑनलाइन लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट आपके ऑनलाइन ट्रांसफर किए हुए पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम लॉ की वर्डिंग देखें, यहाँ अगर होता क्रॉस बैंकिंग चैनल तो ज्यादा बेहतर था। आप अगर आसानी रखना चाहें तो क्रॉस चेक दे दिया करें, अदरवाइज बैंक ट्रांसफर भी एक्सेप्टेबल होता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस।